जो कि एनसीईआरटी के हैं क्लास 6 का। इससे पहले क्लास 1, 2, 3, 4 तक भूगोल क्लास 6 का करा चुका गया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर वीडियो को देख ली। तो जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंस है, इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए सारा क्लासेस लाया जा रहा है। और जो न्यू है उसको बता दें कि इस चैनल पे कक्षा 6 से लेकर 12 तक यानी 6 से लेकर 12 तक के सारे एनसीईआरटी बुक को कवर किया जाएगा, जिसमें इतिहास, ज्योग्राफी और राजनीतिक शास्त्र या उसके बाद साइंस वगैरह टोटल इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जो कि चैप्टर 5 है क्लास 6 का ज्योग्राफी। तो जैसे आप लोग क्लास 6 में चैप्टर 1, 2, 3, 4 पढ़े, अगर कोई उसमें से आपको सजेशन देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए ये चैनल न्यू है तो आप लोग सपोर्ट भी चाहिए, तो प्लीज़ अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पहला ऐसे लाइनिंग बाय लाइनिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे आप लोग ध्यान से देखेंगे कि कहाँ हम रीड कर रहे हैं। ऐसे ही हर वीडियो में रीडिंग होगा और आपको उसमें समझाया भी जाएगा। जो नए हैं उसको बता दें कि ऐसे ही पढ़ाया जाएगा लाइन बाय लाइन, और आपको ध्यान रखना कि कौन सा लाइन को हम पढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं। जैसा कि आप अब पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, पृथ्वी तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी की ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। तो इसमें क्या पढ़े हैं कि पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण घटक अब समझ में आगे आ जाएगा क्या क्या है। तो पृथ्वी के ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस पाई जाती है। उसके बाद पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्था जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो अब इतना तो समझ गए होंगे कि 3 जो है यहाँ पे बताए गए थे कि 3 महत्वपूर्ण घटक क्या क्या है? भूमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए शब्द को उत्पत्ति को देख लेते हैं। राइट साइड में जो ये पिंक कलर में दिया हुआ है कि ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, तैटामास का अर्थ है बाष्प तथा हुडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? चलो इसके उसके बाद देखते हैं भूमंडल। जो हम लोग 3 पढ़े थे उसमें से पहला है भूमंडल। ठीक है, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपटरी की चट्टान तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशय को महासागर बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको पता रहना चाहिए कि जितना भी महासागर है आपस में सभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसमें आपको आगे रीड करने से पहले बता दें कि आज हम लोग रीड किए हैं कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पता ही होगा, ये भूपटरी चट्टान तो मिट्टी की पतली परतें को बना होता है। ये सब पता रहना चाहिए आपको। फिर उसके बाद देखेंगे चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। चलिए और जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को इसमें प्रॉब्लम ना हो। तो चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? चलिए चित्र 5.1 आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए समुद्र जल का तल सभी जगह समान होते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होते हैं। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे 0 माना जाता है। देखिए कभी कभी आप लोग रेलवे स्टेशन में अगर गौर किए होंगे तो देखे होंगे कि उसमें लिखा होता है कि समुद्र तल से इतना इतना ऊंचाई है। इसका मतलब यही है कि ऊंचाई जो रेलवे स्टेशन जो भी सरकारी
संपत्ति में जो लिया जाता है उसका नाप, तो समुद्र जल के तल से लिया जाता है। ठीक है, तो उस तल से ही आप उसमें इसमें ये करता है कि कितना ऊंचाई पर है जो भी बना रहे हैं, तो किससे करते हैं, समुद्र जल की तल से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। आप इस पिक्चर को देखेंगे जो कि किसका पिक्चर है, आप देख सकते हैं इसको। आप इसमें क्या है, चित्र 5.1 विश्व के महाद्वीप एवं महासागर। आप इसको जो है अपने फ़ोन को पोर्ट्रेट कर लीजिए और इसको अच्छे से देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें देखिए उत्तर अमेरिका है ना, दक्षिण अमेरिका और महासागर आप देख सकते हैं, अटलांटिक, प्रशांत महासागर, सारे का सारा देखो सीधी लाइन पे ही है। कहे तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो महासागर का तल क्या होता है, समान होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए अफ्रीका, एशिया, यूरोप तो यही है, और अंटार्कटिका यहाँ पे है नीचे। ठीक है, तो इसको आप और अच्छे से देख सकते हैं, बाकी और धीरे धीरे समझ में आगे के चैप्टर में आ जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग रीड करते हैं क्या है। इसके बाद है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से, ठीक है, 8,848 मीटर ऊंचा है। देखिए करंट बुक है, तो आप इसमें जो भी डाटा दिया हुआ हो उसको आप करंट का ही मानेंगे। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितना, 8,848। ठीक है, अब देखिए जो माउंट एवरेस्ट का जो भी जितना भी एवरेस्ट है उसका अगर ऊंचाई मापा जा रहा है तो विश्व कहाँ से मापा जा रहा है, समुद्र तल से। ठीक है, तो विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है कि प्रशांत महासागर जो मेरियाना गर्त है वो क्या विश्व का सबसे गहरा भाग है। ठीक है, कौन सा है, कौन सा सागर, प्रशांत महासागर, और उसमें क्या मेरियाना गर्त, ये आप याद रखेंगे जरूर। उसके बाद देखेंगे जिसकी गहराई 1,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंची भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि समुद्र की गहराई कितना आखिर मीटर है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सिर्फ 8,848 है, लेकिन समुद्र की गहराई जो है मेरियाना गर्त कितना है, 11,022 मीटर। आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना समुद्र की गहराई है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद यहाँ पे येलो वैक्स में जो भी है उसको आप ज़रूर रीड करें। क्या है कि आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नेग्रो शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति थे। तो ये बात याद रखना कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के क्या है, तेंजिंग नेग्रो शेरपा क्या था, 29 मई 1953 को पृथ्वी की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति थे। जापान के जुंको तबे विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि एवरेस्ट पर सबसे महिला जो कौन से महिला है जिसने सबसे पहले कदम रखा, तो जापान की तुंको तबई। ठीक है, जुंको तबई नाम है, सॉरी, उस 1975 को रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो एवरेस्ट में चोटी जो है उसमें भारतीय कौन था, बछेंद्री पाल। ठीक है, अब याद रखेंगे ये क्या महिला है, ये बात याद रखेंगे, महिला के नीचे दिया गया, और ऊपर में जो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नेर्गो क्या था, वो पहला पुरुष थे जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला था। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। महिला में क्या था, तो महिला में जो कि विश्व का था जापान की जुंको तबई, और इंडिया की कौन थी, बछेंद्री पाल। चलिए हम लोग इतना देखने के बाद आप देखते हैं कि महाद्वीप क्या है। चलिए ताकि जूम कर दे ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो देखते हैं कि महाद्वीप। देखिए पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर कितने प्रमुख महाद्वीप हैं, 7। ये भी याद रखने वाली बात है कि प्रमुख कितने महाद्वीप हैं, 7। यह विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ठीक है, यह महाद्वीप है। अब देखिए इस बात को आप इम्पोर्टेंट रखेंगे, जितना भी महाद्वीप है वो कैसे उसमें क्या है, अलग कैसे, जल राशि के द्वारा अलग है। ठीक है, यानी कि सभी एशिया में क्या है, जल के थ्रू इसका मतलब अलग अलग क्या हुआ है। ठीक है,
तो ये महाद्वीप कौन कौन सा है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ठीक है, ये याद रखेंगे क्या है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तो ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो उससे पहले के चैप्टर हम लोग रीड किए थे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। ठीक है, तो उसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में ही, ठीक है, पृथ्वी के क्षेत्र में एक उत्तरी गोलार्ध में ही सबसे ज़्यादा क्या था, स्थल पाया जाता है। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है यह। ठीक है, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा ब्लड है तुरंत ठीक हो जाएगा। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी अपना एशिया कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में। एशिया क्या है? विश्व सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। यानी एशिया से क्या होता है, कर्क रेखा गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करते हैं। जो नए हैं उसको बता देते, कर्क रेखा है वो रेखा कुछ होता है, मकर रेखा, कर्क रेखा, जो आप आगे और अच्छे से डिटेल्स पढ़ेंगे कि कर्क रेखा एक होता है, जो नाम आप अभी फिलहाल याद रखो, जो कि महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, और एशिया पश्चिम में यूराल पर्वत है। तो एशिया के पश्चिम में क्या यूराल पर्वत है, ये भी याद रखेंगे, जो इसे यूरोप से अलग करती है। यानी एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करती है, ऐसा क्वेश्चन आता है और आ चुका भी है, जो कि है यूराल पर्वत। उसके बाद देखेंगे यूराल एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरो एशिया कहते हैं, यूरोप प्लस एशिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, अब याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। देखिए, यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। ठीक है, तो यूरोप के एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यूरोप किधर है? एशिया के पश्चिम में। हम लोग वहाँ भी रीड किए थे ना, यूराल पर्वत पश्चिम में, यूराल पर्वत है जो कि एशिया से अलग करती है। यानी यूरोप कहाँ है? पश्चिम में है एशिया के। अब देखो, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरह से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। चलो, पता बाद में लगाएंगे हम लोग। उसके बाद आगे देखते हैं कि अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी पहला कौन सा बड़ा महाद्वीप है? एशिया, उसके बाद अफ्रीका। देखिए, विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। आप उसमें चलिए, जो फिगर है उसको देखना है, बट अभी नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ जाओ। जो देखे थे इसमें जो अफ्रीका के बारे में बताया गया, उसमें जो कितना रेखा है, 3 रेखाएँ हैं। कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं किससे गुजरती है? अफ्रीका से गुजरती है। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। अब सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है, याद रखेंगे। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये महाद्वीप कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से किससे घिरा हुआ? समुद्र तो महासागर से घिरा हुआ। 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील। और एक बड़ी नदी है, लंबी नदी में डिफरेंस है। लंबी नदी फिलहाल आप याद रखो, नील नदी है जो कि अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तब बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तब विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उसके बाद देखेंगे कि उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। इसे पनामा जल संधि क्या है? छोटा महाद्वीप है, सॉरी, यहाँ देखेंगे पनामा जल संधि, ठीक है, कहा जाता है। तो फिर से एक बार हम लोग इसको देखेंगे। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि अमेरिका, जो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, यानी कि पहला कौन सा था? एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका। क्या है? महाद्वीप है ये सब। और इसको कौन सबसे बड़ा है? तो एशिया, फिर उसके बाद क्या है? अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से होकर संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है। इसे पनामा जल संधि कहते हैं।
तो यानी उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो है कौन से अलग करते, पनामा जल संधि, याद रखोगे। और तीसरा जो है सबसे बड़ा ये क्या था, महाद्वीप उत्तर अमेरिका। देखिए उसके बाद इसको और जूम करके देखेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे किसका है, 5.2 के बारे में और अच्छे से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे किसके बारे में, 5.1 के बारे में बताया गया था। अब 5.2 हम लोग देखेंगे। चलिए उससे पहले इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। यह महाद्वीप 3 महासागर से घिरा है। क्या आप इन महासागरों का नाम बता सकते हैं? डेफिनेटली बता सकते हैं, जब ऊपर हम लोग फिगर फिर से देखेंगे तो बता लेंगे कि क्या है, ठीक है। तो यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कौन? उत्तर अमेरिका, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए दक्षिण अमेरिका क्या है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? क्वेश्चन आज किया गया। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। तो एंडीज जो सबसे क्या लंबी पर्वत श्रृंखला है, ताकि लंबा है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका में ही फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। यानी बड़ी नदी क्या है? अमेज़न। लंबी नदी नील नदी, जो कहाँ से बहती है? अफ्रीका से बहती है। और सबसे लंबी नदी नील हो गई, सबसे बड़ी नदी हो गई अमेज़न, जहाँ जो कि दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। ये भी याद रखेंगे। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया देखना, उसके बाद देख लेते हैं इसको। 5.2 का जल संधि और जल है ना, स्थल संधि और जल संधि को अच्छे से एक बार देख लेते हैं, इसका जो पिक्चर है। चलिए अब जब भी ब्लर हो आप तुरंत 10 सेकंड रुकेंगे, तुरंत ठीक हो जाएगा। देखिए स्थल संधि क्या है? स्थल संधि का एक संकरा भाग होता है ना, जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। अब स्थल संधि देख सकते हैं कैसा जोड़ रहा है स्थल से, ठीक है। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है, जो बड़े जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागर एक दूसरे से जोड़ता है। अब समझ में आ रहा होगा कि श्रीलंका का जो है और इंडिया का जो है जल संधि से ही क्या डिफरेंट अलग हुआ है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका जल और दक्षिण अमेरिका क्या है, वो उनके बीच स्थल संधि है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखें भारत में श्रीलंका के बीच जल स्थित जल संधि का नाम बताओ, ठीक है। ये भी देख लेंगे आगे चल के। अब देखिए दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? पूछा गया था। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला तो रीड कर लेते। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व के सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यानी ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। और यह क्या है? चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, ये भी याद आप रखोगे, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। चलो उसके बाद देखते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो अंटार्कटिका कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण ध्रुव में जो है गर्मी कम होता है, जो ठंड ज़्यादा होता है, ठीक है। यही किसी भी प्रकार के अस्थायी मानव निवास नहीं होता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इनका नाम है मैत्री तथा भारती। तो मैत्री तथा भारती कहाँ पे है? अब ठीक है, अंटार्कटिका में है, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप में है। कौन सा बात शोध संस्थान? मैत्री तथा भारती। उसके बाद हम लोग देखेंगे जलमंडल। देखो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल से तथा 29% भाग भूस्तर है। तो पता ही होगा आपको, कॉमन बात है, जो कि छोटा से आप लोग सुनते आए होंगे ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए इसको आप देखते हैं। उसके बाद देखिए जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है, जैसे महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूगति तथा जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं बात को। उसके बाद देखेंगे कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। तो क्या समझे? पृथ्वी पर पाया जाने वाला जल का, यानी कि जो हम लोग देखिए 100% अगर पानी मानते हैं तो महासागर में कितना है? 97%, ठीक है। और 3% सिर्फ पीने
में हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी बहुत कुछ है अब जो हम देखेंगे पाया जाता है। एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि, ठीक है, आप थोड़ा उसको जूम आउट कर लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। अब इसमें यहाँ से हम लोग रीड करेंगे क्या है, इतना खारा होता है कि मानव के, ठीक है, जूम कर दिए, उसके बाद थोड़ा ब्लर कम हो जाने देते हैं, उसको हम लोग रीड करेंगे। चलिए देखते हैं। चलो देखो, थोड़ा जूम आउट जूम इन करने में थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, ये ठीक हो जाएगा 10 सेकंड में। अब वेट करो। चलिए इसी में हम लोग फिलहाल रीड कर लेते हैं कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता, यानी क्या समझाया गया है, सब मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतें एवं हिमनदियों तथा भूगतिज जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवन लवण के रूप में पाया जाता है, ठीक है, अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जल का बहुत कम भाग। यानी हम लोग क्या समझे हैं कि जो है पीने का जो कि पानी था कितना प्रतिशत था, 3% हम लोग, मतलब 97 तो समुद्र का पानी ही है, खारा होता है। और 3% में क्या है, उसमें फिर क्या है, बर्फ़ की परतें है, हिमानंदीय है वगैरह सब कुछ है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। आगे क्या है देखिए, इसके में हम लोग कहाँ तक रीड कर चुके हैं कि बर्फ़ पड़ते हुए हिमनदियों तथा भूभाग जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, देखिए जल का बहुत कम भाग अलवन जल के रूप में पाया जाता है, ठीक है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। यानी कुल मिला के आप फंडा समझो कि 97 जो % है वो तो समुद्र जल है, खारा है, इसे हम लोग पी नहीं सकते हैं, खारा पानी हम लोग नहीं पीते, याद रहना चाहिए आपको। फिर 3% में ही और पानी जो बचा उसमें फिर बर्फ़ है ना, हिम नदियाँ है, भूगर्भ के जल है, उसमें से ही कुछ % जो पीने का है, ठीक है, 3% में ही कुछ %, ठीक है, अब याद रखोगे। अब देखिए महासागर, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है, यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। बड़ों से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। देखिए महासागरीय जल हमेशा क्या है, गतिशील रहता है, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं, यानी महासागर में क्या क्या होते रहता है, तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। ठीक है, अब देखिए बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, याद रखोगे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। यानी प्रशांत महासागर, फिर क्या, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर है ना, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। फिर से आप याद कर लीजिए मेरे साथ कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, ठीक है, तथा आर्कटिक महासागर। आप अच्छे से याद रखो उसको, ठीक है, बड़े से छोटे के हिसाब से। अब देखिए प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी के सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर जलभाग वृत्ताकार है, ठीक है, प्रशांत महासागर का जलभाग कैसा है, वृत्ताकार है, याद रखोगे। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर लगभग क्या वृत्ताकार होता है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखें तो प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों को स्थिति का पता लगाइए। चलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5.1 नहीं है, आप देख चुके थे हम लोग पहले ही। और बाकी इधर लेफ्ट साइड में जो भी फिगर जो भी किया हुआ है ड्राइंग, इसको हमको देखेंगे बाद में, पहले इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग कहाँ तक रीड कर चुके हैं, हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर, ठीक है। चलो और आगे ऊपर चलते हैं, ठीक है, यहाँ से देखेंगे। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, क्या, अटलांटिक महासागर। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है, अटलांटिक एस। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका है, तब पूर्वी किनारे पर यूरोप तथा अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है,
यह अनियमित एवं तंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताशय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। कौन सा? अटलांटिक महासागर, याद रखोगे। ठीक है, ठीक है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। अब हिंद महासागर आप याद रखोगे क्या है? एक तरह के भारत के नाम पे रखा गया है, यानी यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर कैसा होता है? त्रिभुजाकार। अटलांटिक कैसा है? ऐसाकार का है। उससे पहले हम लोग याद कर लेते, फिर से दोहरा लेते हैं कि कितने महासागर हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, है ना। बस फिर क्या था? प्रशांत महासागर था, अटलांटिक महासागर था। ठीक है, इसको बड़ा अच्छे से देख लेते हैं हम लोग ताकि ये ना हो। देखिए, प्रशांत महासागर था, अटलांटिक था, हिंद महासागर था और दक्षिणी महासागर था। ठीक है, तो हम लोग अभी किसके बारे में जान रहे हैं? हिंद महासागर। ठीक है, और हिंद महासागर क्या है? त्रिभुजाकार का है। ठीक है, तीसरे नंबर पर होता है हिंद महासागर। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका के महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुववृत्त में स्थित है। ठीक है, तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है। तो ये बात याद रखेंगे कि आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरोप से घिरा हुआ है। ये बात याद रखना कि यह प्रशांत महासागर छिछले जल से, तो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर जो है इसमें जिसे बेरिंग जलसंधि अलग करते हैं, याद रखोगे तरह से। अब देखो, वायुमंडल हमारे पृथ्वी के चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, इसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह की महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। ठीक है, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अब याद रखोगे। अरे चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे चल गया है, इसको हम अभी सही कर लेते हैं। चलिए, आप लोग बने रहे। ठीक है, चलिए, यहाँ था वायुमंडल। हम लोग क्या रेट कर रहे थे कि हमारी पृथ्वी चारों ओर क्या है? गैस की एक परत से घिरी हुई है। ठीक है, जल्दी इसका ब्लर हट जाएगा। हाँ चलो, हट गया। अब देखो, यह हमें ऐसी वायु प्रदान करते हैं जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटक और तापमान तथा उसके अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयनन मंडल तथा वायुमंडल कहा जाता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो वायुमंडल की जो परतें क्या क्या है। ठीक है, तो वायुमंडल में 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या फैला हुआ वायुमंडल। अब याद रखो कि हमारे से लेकर 1600 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा उनके अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया। देखो, पहला परत क्या है? क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल। पहला क्षोभ, फिर समताप, मध्य, आयनन मंडल तथा वायुमंडल कहा जाता है। देखो, क्षोभ मंडल हो गया। देखो, तीसरा जो होगा मध्य मंडल, याद रखोगे। पहला क्षोभ मंडल, फिर दूसरा समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयनन मंडल तथा वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। मुख्यतः देखिए, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। तो वायुमंडल मुख्यतः किसके बना? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का। आयनन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ये भी याद रखने वाली बात है कि वायुमंडल मुख्यतः किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना हुआ है। ठीक है, और क्या याद रखेंगे? आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे ये सब क्या है? 1% मिला हुआ है। यानी नाइट्रोजन कितना? 78 और ऑक्सीजन 21%। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है।
कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधे की पृथ्वी के लिए भी आवश्यक है। पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग कुछ यहाँ पे चित्र छूट गया है जो कि देख लेते हैं। पर्वतरोही है एक, जो पर्वतरोही जो पर्वत पर चढ़ाई करते हैं उसे पर्वतरोही करते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। ऊपर में एक चित्र है कि वायुमंडल की विभिन्न परतें देखो, परतों को एक बार देख लेना बहुत ही जरूरी है। चलो परतें देखिए। पहला क्या था हम लोग पढ़े थे? क्षोभ मंडल, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे इसमें 5.4 के चित्र में क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल है ना, आयनन मंडल और वायुमंडल कहलाते हैं। उसको ऊपर देखिए, बेलफास्ट डबलिन एक क्या है? तुंतरित तट रेखा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी हम लोग और फिर नीचे चलते हैं, ठीक है। वायुमंडल मुख्यतः ये सब रीड कर चुके हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग यहाँ से रीड करेंगे। देखिए ऊंचाई जहाँ से राइट किया हुआ है वहाँ से रीड करेंगे, ठीक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, ठीक है। घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, ये याद रखने वाली बात है। जैसे ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल घनत्व घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए हमें उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम इस देखिए जैव मंडल कुछ खास नहीं है। जैव मंडल जिसमें अब सब कुछ रहेगा, पेड़ पौधे स्थल वगैरह हुई है, कुछ खास नहीं है। अब जहाँ ऊपर की ओर जाते हैं है तो तापमान भी घटता जाता है। तो जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। तो हम लोग क्या इसमें देखे हैं कि वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है ना। उसके बाद क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में बहुत हम अधिक दाब महसूस करते हैं तो कुछ में कम करते हैं। अब वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक ऐसा सीमित भाग है, या वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, ठीक है। जीव मंडल क्या है? स्थल तथा जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है, या वह भाग है जो जीवन मौजूद है। या जीवों की बहुत सी प्रजाति है जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवन मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में तथा जंतु जगत तथा पादप जगत में विभक्त किया गया है, ठीक है। पृथ्वी के यह तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे बहुत ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था। झीलों तथा नदी में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लिए लायक नहीं रहा जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु में को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। आप समझ गए होंगे कि भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल है ना को क्या करना चाहिए, हम लोग को संतुलित बना के रखना चाहिए। इसके लिए संसाधनों का सीमित उपयोग करना चाहिए, पेड़ पौधों को ज़्यादा नहीं काटना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है, यहाँ तक। चलो अब उसके बाद है क्वेश्चन क्या है, अभ्यास क्या क्या क्वेश्चन है उस पर एक बार उसको भी देख लेते हैं संक्षेप में। देखिए पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन सा है, ये सब देखे थे। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप का नाम लिखो। 2 महाद्वीप का नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित हो। वायुमंडल के विभिन्न परतों का नाम लिखिए। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है ये भी बताना है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है।
ठीक है, उत्तरी ध्रुव को स्थल ध्रुव क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें ज़्यादा स्थल भूमि है इसीलिए। और जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सही चिन्ह लगाने वाला है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया में यूरोप को अलग करती है, तो कौन सा था? यूराल था। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है। आपको बताया है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ था? स्थल संधि से जुड़ा हुआ था। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन का 78% है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है? और ठोस चट्टान किसका बना होता है? स्थल मंडल। अब सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। चलिए इसी तरह आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और देखिए अगर आप कक्षा 6 का विद्यार्थी हो तो सारा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ MCQ कर लेंगे तो काफ़ी है, लेकिन आप जो बड़े हैं उसको भी याद रखेंगे, उसी से MCQ बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स इतना हो चुका है। अब नेक्स्ट इसका जो भी फिर चैप्टर है ना, वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और कोई भी कमी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसको सुधारने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, और NCERT की श्रृंखला ऐसे ही चलते जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद।